नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम विभिन्न संस्थाओं के प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम के टेस्ट सीरीज़ सॉल्व कराते हैं। तो अब तक आप लोग देख रहे थे हमारे चैनल के माध्यम से हम लोग परफेक्शन आईएएस संस्थान के बिहार पीसीएस के प्रीलिमिनरी टेस्ट के 2 पेपर अपलोड कर चुके हैं। आप जो पेपर हम लोग लेके आ रहे हैं वो है 70वीं बिहार पीसीएस का बायोलॉजी और एनवायरनमेंट से संबंधित क्वेश्चन पेपर। मित्रों, एनवायरनमेंट और बायोलॉजी के क्वेश्चन का भी वेटेज अच्छा खासा अब हो चला है, तो इसी को देखते हुए हम लोगों ने ये सीरीज़ शुरू की है। तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ज़रूर ध्यान रखें और इसे शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, इसकी रीच पहुंचाइए और अपने कमेंट्स हमें ज़रूर शेयर करिएगा मित्रों। ठीक है, ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। तो आज का जो पहला पेपर है, पहला क्वेश्चन है, वो बेसिकली बायोलॉजी का क्वेश्चन है। उसे देखते हैं क्या कह रहा है, ये ज़रा समझते हैं। कोशिकाओं के जीवन की बुनियादी निर्माण कोशिकाओं के जीवन की बुनियादी निर्माण खंड। इस संदर्भ में कोशिकाओं के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, सभी जीव अनेक कोशिकाओं से बने होते हैं। ओके, कई कोशिकाएं हैं, बात सही है। बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की श्रेणी में आते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं की तुलना में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आकार में बड़ी होती हैं। तो यहाँ पर कोशिकाओं से संबंधित ये क्वेश्चन दिया गया है। तो यदि हम इसे ध्यान से देखेंगे तो जो बातें की गई हैं उसमें कौन सी बातें सही हैं ये बताना है। तो सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं और इसमें जीव का जीवन का निर्माण खंड कहा जाता है। ठीक है, क्या सभी जीव अनेक कोशिकाओं से बने हैं? सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं। ठीक है, और कुछ जीव एकल कोशिकाओं के भी हैं। तो यहाँ पर जो ये शब्द बात की गई है सभी जीव, तो सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं और अनेक का मैंडेटरी नहीं है। कुछ जीव एकल कोशिकीय भी हैं, यानी जिनमें एक ही कोशिका पाई जाती है। तो पहला स्टेटमेंट यहीं पर गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट, बैक्टीरिया और हरे पेरे शैवाल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के की श्रेणी में आते हैं। ठीक, तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के सरल एकल कोशिका वाले जीव हैं जिसमें वास्तविक केंद्रक और झिल्लीबद्ध अंगकों का अभाव होता है। ठीक है, इनकी आनुवंशिक सामग्री आमतौर पर न्यूक्लियोइड क्षेत्र में स्थित होती है। तो ये बात जो है वो मित्रों क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा कथन सही है। तीसरे कथन में अगर हम देखें तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं बहुत अधिक जटिल होती हैं। कैसी होती हैं? जटिल होती हैं, और इनमें एक बड़ी झिल्ली से घिरा हुआ होता है और एक सच्चा केंद्रित माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी तंत्र जैसी झिल्ली से बंधे अंग होते हैं। तो जो तीसरा कथन इसमें दिया गया है वो भी क्या है, रॉन्ग है। तो केवल एक कथन सही है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या है, बैक्टीरिया मोनेरा जगत का एकमात्र सदस्य है। वायरस गैस सेलुलर जीव है जो प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना एक ना दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं, बैक्टीरिया मोनेरा जगत की एकमात्र सदस्य है और एक समूह के रूप में बैक्टीरिया सबसे व्यापक चयापचय विविधता को दिखाते हैं। ठीक, तो ये जो बात की गई है पहली बिल्कुल सही है। दूसरी बात पे आते हैं, वायरस गैर सेलुलर जीव हैं जो प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरी बात की गई है, गैर सेलुलर जीव हैं जिनकी विशेषता जैविक जीवित जीवित कोशिकाओं से हैं। तो पहला कथन तो सही है लेकिन दूसरा कथन गलत है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। विटामिन ए जेरोफ्थाल्मिया, विटामिन बी बांझपन, विटामिन ई बेरी, विटामिन B12 एनीमिया। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सी बात सही होगी? तो यहाँ पर विटामिन ए की जो बात की गई है जेरोफ्थाल्मिया, यानी ये जो संबंधित है वो संबंधित है नेत्र रोग से। किससे? नेत्र रोग। विटामिन बी बांझपन है, ठीक है, और ये बांझपन की जो ये बात की गई है वो क्या है? गलत है। विटामिन ई बेरी जो कि गलत हो जाएगा, ये इससे संबंधित है, ठीक है। विटामिन B12 ये तो एनीमिया है, बिल्कुल बात सही है, ये बिल्कुल सही है। और विटामिन ई जो है वो बांझपन से संबंधित है, ये हो गया। तो ये दोनों तो गलत हैं, पहला और चौथा सही है। तो कितने सही हैं? 2 सही हैं। तो सॉरी, गलत टाइप हो गया है। तो सही कितने हैं? केवल 2 सही हैं। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? तो दूसरे का आंसर हो जाएगा ए आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्रायोफाइट्स के पौधे जगत उभयचर कहा जाता है। वे नंगी चट्टानों, मिट्टी और पौधों पर के अनुक्रमण में भूमिका निभाते हैं। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर सत्य हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सत्य है लेकिन आर गलत है। ए गलत है लेकिन आर सत्य है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सही है, तो ये दोनों बातें सही हैं, लेकिन ये स्पष्ट जो बोल रहा है ये इसका स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी हमारा उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? निम्नलिखित में से उच्चतम से निम्नतम रैंक एक वर्गीकृत पदानुक्रम की सही व्यवस्था कौन सी है? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, प्रजाति। किंगडम, फैमिली, फाइलम, ऑर्डर, क्लास, जीनस, प्रजाति। प्रजाति, फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, किंगडम, जीनस और क्लास। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो उच्चतम से निम्नतम रैंकिंग को पदानुक्रम की सही व्यवस्था है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर और प्रजाति, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या कह रहा है 6? उसे देखते हैं। मनुष्यों में पसीना मुख्य रूप से थर्मो रेगुलेशन का एक साधन है जो एक्राइन ग्रंथियों के जल समृद्ध स्राव द्वारा प्राप्त किया जाता है। मानव पसीना निम्नलिखित में से किसका निर्माण करता है? पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम या सभी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो मानव पसीना जो है इन सभी का निर्माण करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सूची 1, सूची 2 अनुप्रयोगों के साथ सुमेलित करें। एस्पार्टेम, फ्रियोन, नियोप्रेन, ब्रेनाड्रिल और सिंथेटिक रबर, एंटीहिस्टामाइन, कृत्रिम स्वीटनर और रेफ्रिजरेंटर। तो यहाँ पे इसको मिलाना है एक से दूसरे को। तो मित्रों यहाँ पर यदि हम मिलाएं तो जो एस्पार्टेम है वो किससे मिलेगा? वो मिलेगा कृत्रिम स्वीटनर से। फ्रियोन जो है वो रेफ्रिजरेंट से। नियोप्रिन अगर हम बात करें तो सिंथेटिक रबड़ है ये, और बेनेड्रिल एंटीमाइसिन है। यानी कहने का मतलब है 3, 4, 1 और 2। 3, 4, 1, 2, यानी आप देखते हैं ये 3, 4, 1, 2 मिल गए सी पर। कहाँ पर मिल गए? सी में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? जैव विविधता का भंडार एक पारिस्थितिकी तंत्र या भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भित करता है जिसमें असाधारण रूप से उच्च क्षेत्र के जैविक विविधता होती है। निम्नलिखित में से किस स्तर की वैज्ञानिक जैविक विविधता का भंडार कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन, वन्यजीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें
तो कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा? तो यहाँ पर जो कथन सही है वो कथन है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, उसे देखते हैं। इंटरफेरॉन शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इंटरफेरॉन क्या है? डीएनए मरम्मत प्रक्रियाओं में शामिल एंजाइम हार्मोन जो एक रक्त शर्करा हार्मोन क्वेश्चन नंबर 9, इंटरफेरॉन शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इंटरफेरॉन क्या है? तो इंटरफेरॉन है डीएनए मरम्मत प्रक्रियाओं में शामिल एंजाइम नहीं। हार्मोन जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है नहीं। वायरल संक्रमण जो जवाब में कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता प्रोटीन है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सामान्य हृदय गति 72 धड़कन प्रति मिनट है। सामान्य रक्तचाप का मान 120 से 80 मिमी एचजी है। श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन काल लाल रक्त कोशिकाओं के जीवन काल से के कारण जीवन काल लाल रक्त कोशिकाओं के जीवन काल से अधिक होता है। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सी बात सही होगी? तो यहाँ पर बात सही होगी ऑप्शन सी, श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन काल लाल रक्त कोशिकाओं के जीवन काल से अधिक होता है, क्योंकि ये बात गलत है। ये बात, बाकी जो बातें हैं वो बिल्कुल सही हैं, और ये बात गलत इसलिए है क्योंकि श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन काल लाल रक्त कोशिकाओं की अपेक्षा कम होता है। तो ये बात गलत, और हमें गलत ही बताना था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनके शरीर का तापमान स्थिर नहीं रहता है। इसमें अपने शरीर को रंग बदलने की क्षमता होती है। बलगम की उपस्थिति के कारण त्वचा चिकनी और फिसलने वाली भरी होती है। वे पानी नहीं पीते, लेकिन त्वचा के माध्यम से पानी को अवशोषित करते हैं। ये जो सारी बातें की गई हैं मित्रों, ये की गई हैं मेढक के लिए। किसके लिए की गई हैं? मेढक के लिए। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। उपरोक्त कथन मेढक की जैविक विशेषताओं का वर्णन है। मेढक के शरीर का तापमान स्थिर नहीं होता है। उनके शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार बदलता है। इन्हें ठंडे खून वाले जीव भी कहा जाता है। अन्य ठंडे खून वाले ससरपी उभयचर अधिकांश मछलियां हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्या है? प्लाज्मा रक्त सबसे बड़ा भाग होता है। प्लाज्मा पानी, नमक और एंजाइम ले जाने के लिए होता है। इस संदर्भ में प्लाज्मा बनता है कुल रक्त मात्रा का 55%, कुल रक्त मात्रा का 90%, कुल रक्त मात्रा का 40%, कुल रक्त मात्रा का 75%। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्लास्टिड पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। प्लास्टिड जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। प्लास्टिड युक्त वर्णक क्लोरोप्लास्ट होते हैं। प्लास्टिड युक्त वर्णक क्रोमोप्लास्ट होते हैं। ठीक है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यदि उपरोक्त में से कथन के बारे में यदि हम बात करें तो प्लास्टिड जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, ये कथन गलत है, और बाकी सारी कथन बिल्कुल सही है, यानी दूसरा कथन जो है वो गलत है। बाकी ये चारों कथन सही हैं, और ये कहाँ पे 1 4 1 3 4 ये सही होगा, यानी बी ऑप्शन इसका हमें सही हो गया है, और जो आगे बढ़ गया है नेक्स्ट 14 पर। रासायनिक तत्व जीवन का निर्माण खंड हैं। हमारे शरीर में पाए जाने वाले निम्नलिखित तत्वों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो यदि हम यहाँ पर क्रम देखें तो मानव शरीर में कुल 99% भाग 6 तत्वों से बना है, और वो 6 तत्व हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, कैल्शियम और फास्फोरस। तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, 65% है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें तो कार्बन 18% है, हाइड्रोजन 10% है। ठीक है, और नाइट्रोजन 3% है, कैल्शियम 2% है। तो यहाँ पर जो सबसे सही उत्तर है वो है ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? ए हमारा ऑप्शन है।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लाल स्टार्च को शर्करा में तोड़ देती है। लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। किडनी द्वारा स्रावित पित्त वसा के पाचन में महत्वपूर्ण होता है। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये अगर हम बात करें तो दो ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। लार एमाइलेज जैसे एंजाइम होते हैं जो स्टार्च और मोल्टोज में पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो पहला कथन बिल्कुल सही है, ठीक। दूसरी बात यदि हम बात करते हैं, लीवर स्टार्च शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये भी सही है। किडनी द्वारा स्रावित पित्त वसा, ये किडनी प्रसावित नहीं करती है, वो तो रक्त की छानती है, ये गलत है। तो कितने सही हैं? दो सही हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कुछ तत्वों की कमी से मानव शरीर में बीमारी और विभिन्न प्रकार की विकृतियां हो सकती हैं, ठीक है। इस संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। आयोडीन घेंगा रोग, कैल्शियम कमजोर दांत की और हड्डियां, क्लोरीन मांसपेशियों में ऐंठन। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये सभी तीनें उपयुक्त बीमारियां में सम्मिलित हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही है? सी हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अस्थि मज्जा अस्थि गुहाओं के अंदर को नरम वसा युक्त ऊतक निम्नलिखित में से कौन अस्थि मज्जा में निर्मित होता है? श्वेत रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिका, प्लेटलेट्स। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। तो यहाँ पर यदि हमें सही उत्तर चुनना है तो उसमें अगर हम जाएं तो सही उत्तर है 1, 2, 3। ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अपने वैज्ञानिक नाम के गलत रूप से मेल खाता है? B1 थाइमिन, B2 राइबोफ्लाविन, ठीक है, तो B6 पायरोडॉक्सिन और B9 एस्कॉर्बिक एसिड। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो जो 9 दिया गया है वही गलत है, क्योंकि B9 को फॉलिक एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फॉलिक एसिड। और ये विटामिन सी का नाम है, इसका नाम है फॉलिक एसिड, ठीक है, ध्यान रखना ये बात, ठीक। और ये जो नाम दिया गया है ये सी का दिया गया है। तो कौन सा गलत है? डी गलत है। तो ऑप्शन का आंसर डी होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्या है 19? सोडियम क्लोराइड या सामान्य टेबल नमक का उपयोग अक्सर परिरक्षक के रूप में किया जाता है। सोडियम क्लोराइड को निम्नलिखित में से कौन सा गुण इसे आदर्श परिरक्षक बनाता है? यह सूक्ष्म जीवों का विकास को रोकता है, यह कोशिकाओं को निर्जलित करता है, यह सूक्ष्म जीवों को प्रजनन करने से रोकता है। नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें। तो सही उत्तर चुनना है और बताना है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन जो है मित्रों वो कौन सा सही होगा? वो ऑप्शन हमारा सही होगा, तो ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी हमारा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कौन सा कथन एस्ट्रोजेनिक कोविड-19 वैक्सीन के प्रशासन के बाद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम TTS के साथ थ्रोम्बोसिस के विकास में योगदान देने वाले अंतर्निहित तंत्र का सबसे अच्छा वर्णन करता है? टीका एक ऑटो इम्यून प्रतिक्रिया का ट्रिगर करता है जो हेपरिन प्रेरित थ्रोम्बोसाइटोपेनिया HIT में देखे गए हैं तंत्र के समान प्लेटलेट फैक्टर 4 को लक्षित करता है। टीका सीधे तौर पर लीवर में थक्के जमाने वाले कारकों के उत्पादक को बढ़ाकर रक्त के थक्कों के निर्माण को प्रेरित करता है। टीका प्राकृतिक एंटी कोआगुलेंट्स जैसे एंटी थ्रोम्बिन और प्रोटीन सी के संश्लेषण को कम करता है, जिससे थ्रोम्बोसिस का खतरा बढ़ जाता है। डी, टीका पूरक प्रणाली सक्रियता को बढ़ावा देता है जो सीधे प्लेटलेट्स एकत्रीकरण और थक्का बनने के कारण बनता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो जो ऑप्शन ए दिया गया है वही इसका सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। निम्नलिखित में से कौन हाइपोथैलेमिक हार्मोन मुख्य रूप से पूर्व काल में पिट्यूटरी और प्रोलैक्टिन के स्राव को नियंत्रित करता है? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन TRH, डोपामाइन, प्रोलैक्टिन अवरोधक हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, कार्टिकोटेरोन
गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये कौन सा क्वेश्चन आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा डोपामाइन। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। मानव कोशिकाएं कोशिका विभाजन की नामक प्रक्रिया के माध्यम से विभाजित और बढ़ती हैं, जो वृद्धि और ऊतक की मरम्मत के लिए आवश्यक हैं। कोश के विभाजन की प्रक्रिया जीवों को बढ़ने, क्षतिग्रस्त या घिसी हुई कोशिकाओं को बदलने और ऊतक और अंगों के उचित कामकाज को बनाए रखने के लिए अनुमति देती है। इस संदर्भ में कौन सी मानव कोशिकाएं जन्म के बाद विभाजित होना बंद कर देती हैं? तो जन्म के बाद विभाजित होना जो कोशिकाएं बंद करती हैं वो है आपकी तंत्रिका कोशिकाएं। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि तंत्रिका कोशिकाएं मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र की बुनियादी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती हैं, जो बच्चों के जन्म के बाद थोड़े समय के लिए विभाजित होती हैं और फिर स्मृति और अन्य गतिविधियों के लिए मजबूत न्यूरॉन कनेक्शन स्थापित करने के लिए विभाजित होना बंद कर देती हैं। बात समझे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्या कह रहा है? कैंसर निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं रक्त के थक्के बनने में और रक्तस्राव को धीमा करने में घाव के लिए जिम्मेदार हैं? एंथ्रोसाइटिस, ल्यूकोमाइसाइट्स और थैम्ब्रोसाइट्स और उपयुक्त सभी। तो ये जो हैं वो हैं थैम्ब्रोसाइट्स, जो रक्त का थक्का बनने के और रक्तस्राव को धीमा करने के लिए जिम्मेदार हैं। थैमोसाइट्स अस्थि मज्जा में बहुत बड़ी कोशिकाओं से टुकड़े होते हैं, जिन्हें मेगाक्रायोसाइट्स कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कैंसर तब शुरू होता है जब स्वस्थ कोशिकाएं बदल जाती हैं और नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं। विकिरण चिकित्सा कैंसर की इलाज कैसे करती हैं? यह कैंसर कोशिकाओं को मारता है या कैंसर कोशिकाओं को डीएनए को नुकसान पहुंचाता है? तो यहाँ पर यदि हम आंसर देखें तो आंसर ये दोनों हो जाएंगे और ऑप्शन कौन सा हो गया? सी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्या है 26? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें भैया। पौधे को असीमित विकास क्षमता होती है और वे जीवन भर कहाँ गया? क्षमता होती है, जीवन भर बढ़ सकते हैं। पौधों के बढ़ने की क्षमता विभुज्योतक होती है, विभुज्योतक की उपस्थिति के कारण होती है। तो अब इसमें बताना है कौन सी बातें सही हैं। तो मित्रों ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, जीवन भर बढ़ सकते हैं, यानी जो ऑप्शन ए है वो सही होगा, यानी ए आंसर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्या कह रहा है 27? इसे देखते हैं। क्रॉनियल अंधापन दुनिया भर में दृश्य हानि का एक महत्वपूर्ण कारण है। मृत्यु के बाद किसी की आंखें दान करना एक उदार और नेक कार्य है, जो दूसरे के जीवन में गहरा बदलाव ला सकता है। नेत्रदान की प्रक्रिया में आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? कार्निया, आइरिस, ऑप्टिकल तंत्रिका या मैक्यूला? तो नेत्रदान में अगर हम बात करें तो उसमें किया जाता है दान कॉर्निया, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्लैक रॉट एक जीवाणु रोग है जो पत्ता गोभी को प्रभावित करता है। ब्लैक आर्म रोग कपास का प्रभावित करता है। बैक्टीरियल कैंकर टमाटर का एक गंभीर रोग है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये तीनों बातें सही हैं, तीनों रोगों के बारे में, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्या कह रहा है 29? निषेचन की प्रक्रिया है, इसमें दो युग्मक सेक्स कोशिकाएं शुक्राणु और अंडाणु के साथ मिलने पर एक नई कोशिका बनती है, और इस संदर्भ में निषेचन निम्नलिखित में किसको संदर्भित करता है? अंडाशय के अंडे का निकलना, वृषाणु से शुक्राणु निकलना, योनि द्रव के साथ वीर्य का मिश्रण, अंडे से नाभिक के साथ शुक्राणु का संलयन। निषेचन की प्रक्रिया में दो युग्मक शुक्राणु और अंडाणु एक साथ मिलने पर एक नई कोशिका बनती है। ठीक है, तो ये बताना है आपको। तो मनुष्य में निषेचन से तात्पर्य नर और मादा युग्मकों के संलयन से है, जो एक नए जीवन के विकास को सुविधाजनक बनाता है। निषेचन नर और मादा दोनों युग्मकों का संलयन होता है, परिणाम स्वरूप युग्मनज का जो निर्माण होता है मित्रों, वो मनुष्यों की निषेचन प्रक्रिया के फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो अंडे के नाभिक के संलयन के कारण ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन संक्रमणकालीन उपकला
की एक अनूठी विशेषता है। वाटर प्रूफिंग के लिए केरोटिन की उपस्थिति, बिना किसी क्षति से फैलने और पीछे हटने की क्षमता, स्राव और अवशोषण के लिए उच्च क्षमता, सतह क्षेत्र को बढ़ाने के लिए माइक्रोविली की उपस्थिति। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो ये कौन सी बात सही होगी, ये यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर मित्रों जो आंसर इसका होगा वो होगा बिना किसी क्षति फैलने से पीछे हटना, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, संक्रमणकालीन उपकला का तात्पर्य यही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्या कह रहा है 31, इसे देखते हैं। प्रोटीन शरीर में कोशिकाओं और ऊतकों की संरचना और कार्य रखरखाव के लिए एक आवश्यक मैक्रो मॉलिक्यूल है। इस संदर्भ में प्रोटीन की कमी निम्नलिखित में से किस बीमारी का कारण बनती है? एनीमिया, क्वाशियरकोर, हाइपोथायराइडिज्म और कैडमियम। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये किसकी कमी बनती है? ये क्वाशियरकोर की कमी के कारण, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। यह एक प्रकार का कुपोषण होता है मित्रों, जिसमें गंभीर प्रोटीन की कमी होती है और जिससे प्रतिधारण और सूजन फूले हुए पेट के कारण बनता है। और ये गंभीर प्रोटीन की कमी के कारण उत्पन्न होती है और रोगी के टखने, पैर और पेट तरल पदार्थ से सूज जाते हैं और क्वाशियरकोर सबसे अधिक बच्चों को प्रभावित करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्या कह रहा है 32, इसे देखिए। एंथ्रोलॉजी मानव जाति का अध्ययन है। ठीक है, और मानव जाति का अध्ययन, एंथ्रोलॉजी कंकाल का अध्ययन, साइटोलॉजी जानवरों का अध्ययन, जूलॉजी और कोशिकाओं का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। तो इसको मैच करना है मित्रों। ठीक, तो इसको हम लोग मैच कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम बात करें मानव जाति का अध्ययन एंथ्रोलॉजी से ही किया जाता है। ठीक है, और मानव कंकाल का अध्ययन अगर हम करें तो वो ऑस्टियोलॉजी हो जाती है, बहुत सही। और जानवरों का अध्ययन की अगर हम बात करें तो वो जूलॉजी हो जाती है। कोशिकाओं के अध्ययन साइटोलॉजी। तो पहला, चौथा, तीसरा और दूसरा। तो पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा ये हमें मिल रहा है सी में, तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्या है? कैल्प वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वे बड़े भूरे शैवाल समुद्री शैवाल हैं। वे उथले महासागरों और पोषक तत्वों के भरपूर पानी के नीचे के जंगलों में उगते हैं। इन्हें कीस्टोसिन होस्ट भी माना जाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें इनके आंसर का, तो इनमें जो बातें तीनों कही गई हैं बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। कुछ कवक प्रकृति में खाने योग्य होते हैं। मोनेरा में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मौजूद होती है। उपरोक्त में से कौन से कथन गलत हैं? तो यहाँ पर गलत कथन बताना है हमें। ठीक, तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो ये जो ऑप्शंस हैं उन पर ध्यान से देखें तो मित्रों यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर कुछ कवक प्रकृति में खाने योग्य हैं, बिल्कुल गलत। ठीक है, सही बात है। ठीक है, मोनेरा केंद्रक झिल्ली में अनुपस्थित होता है, बिल्कुल सही बात है। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मौजूद होती है, नहीं होती है, ये बात गलत है। तो ऑप्शन क्या गलत ही बताना है? गलत, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। शैवाल के महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नॉस्टॉक का उपयोग जेली और कस्टर्ड बनाने के लिए किया जाता है। उल्वा एक हरा समुद्री शैवाल है जो खाने योग्य और पौष्टिक होता है। अगर नाइट्रोजन गैस पौधों के लिए उपयोगी रूप में परिवर्तित करने में मदद करता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कथन जो है कौन सा सही है ये बताना है। तो यदि हम कथन के बारे में बात करें तो नेस्टोक यानी नीले हले शैवाल प्रोकैरियोटिक हैं, ये बात बिल्कुल क्या है? नॉस्टॉक का उपयोग जेली और कस्टर्ड बनाने में किया जाता है, बिल्कुल क्या है? गलत है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये नाइट्रोजन, अमोनिया और वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिर करने की क्षमता इनमें होती है। उल्वा एक हरा समुद्री शैवाल, बिल्कुल सही है। अगर नाइट्रोजन गैस पौधों की उपयोगी रूप में परिवर्तित करने में मदद, ये बात बिल्कुल गलत है। ऑप्शन जो बी है हमारा वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36।
निम्नलिखित में से कौन सा माइकोराइजा शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? जड़ और कवक के बीच परजीवी संबंध, कवक और जड़ों के बीच सहजीवी संबंध, शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संबंध, शैवाल और कवक के बीच सेप्रोफाइटिक संबंध। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सबसे सटीक होगी, तो मित्रों यहाँ पर जो सबसे सही उत्तर होगा वो आपका होगा कौन सा? ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, लेकिन जो व्याख्या की जा रही है, ठीक है, सॉरी, ये दोनों बातें में जो कवक और जोड़ों का सहजीवी संबंध है, ये बात बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। और अगर हम 37 पे चलें, लाइकेन सूचक जीवन माना जाता है, सही है। लाइकेन अन्य पौधों की तरह जड़ों की संरचना नहीं होती है और हवा और पानी वातावरण पर निर्भर होता है, ये भी बात सही है, लेकिन ये व्याख्या नहीं कर रहा है। अगर बात करें तो यहाँ पर आंसर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्या कह रहा है 38? इसे देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कुल उपलब्ध सौर ऊर्जा का केवल 1 से 2% ही प्रकाश संश्लेषण में पौधों का द्वारा उपयोग किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में लाल व बैंगनी रंग प्रकाश सर्वाधिक प्रभावित होता है। पौधे द्वारा अवशोषित जल केवल 1% प्रकाश संश्लेषण में उपयोग किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें 1 और 2, 2 और 3, केवल 3, 1 और 3, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन से कथन सही हैं? तो कथन जो दूसरा है वो गलत है और 1 और 3 बिल्कुल सही हैं, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन हमारा जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एंड्रोइकियम और गाइनोइकियम फूल में आवश्यक भाग हैं। पुंकेसर फूल को मादा प्रजनन भाग है और स्टिग्मा नर प्रजनन भाग है। कैक्टस में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तनों द्वारा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात बिल्कुल सही होगी, तो मित्रों ये कथनों में अगर हम देखते हैं तो पहला जो कथन है एंड्रोकेंड्रियम एंड गाइनोकियम इज़ द एसेंशियल पार्ट ऑफ फ्लावर, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात की अगर हम बात करें तो ये क्या कह रहा है? प्रजनन के भाग हैं और जिसके कारण पीले रंग स्टिग्मा नर प्रजनन का भाग है। ठीक है, पिस्टल फूल और मादा का भाग होता है। पुंकेसर फूल मादा प्रजनन का भाग होता है, स्टिग्मा नर, ये उल्टा दे दिया गया, तो ये बात गलत हो जाएगी। कैक्टस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में तनों का संपन्न होते, बिल्कुल सही है। तो कौन से सही हैं? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? सेब और स्ट्रॉबेरी सच्चे फलों के उदाहरण हैं। जो फल बिना निषेचन से विकसित हों उन्हें झूठे फल कहा के रूप में जाना जाता है। आलू की आंख जड़ में संशोधन का संकेत देती है। प्याज तने से संशोधित रूप हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। कीटभक्षी पौधे का कीटों में फंसाने और पचाने के लिए अपनी पत्तियां विभिन्न प्रकार से संशोधित करते हैं। वे नेफ्थेंसी परिवार से संबंधित हैं और इनकी पत्तियों में जार जैसी संरचना होती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, लेकिन ये व्याख्या नहीं कर रहा है, तो कथन स्पष्टीकरण नहीं, यानी बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्या कह रहा है 42? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। साइप्रोपाइटिस और परजीवी प्रकृति में स्वपोषी होते हैं। एफीफाइट्स प्रकृति में विषमपोषी होते हैं। पीचर प्लांट, सनड्यूल, ब्लेडर वॉर्ट कीटभक्षी पौधों के उदाहरण हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम देखें कौन से कथन सही हैं, तो यहाँ पर मित्रों जो ये कथन दिए गए हैं ये दोनों कथन गलत हैं, जबकि तीसरा कथन सही है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं सरल कोशिकाएं होती हैं, इनमें केंद्रक झिल्लीबद्ध कोशिकाओं का अभाव होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है? मेसोसोम, प्लाज्मा झिल्ली, डीएनए, आरएनए और परमाणु आवरण। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो वहाँ पर नहीं पाई जाती है परमाणु आवरण, यानी जो आपका न्यूक्लियर एनवलप होता है वो नहीं पाया जाता है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44, एक प्रकार का कोशिका विभाजन जिसमें लैंगिक रूप से प्रजनन करने वाले जानवरों में अगुणित कोशिकाओं का उत्पादन शामिल होता है कहलाता है? टर्गर प्रेशर, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन या साइटोकाइनेकिनन। तो साइटोकिनन के बारे में यदि जो ये बातें की गई हैं तो अगर हम ये देखें तो ये है आपका अर्धसूत्री विभाजन, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित पर विचार करें। कथन ए, न्यूमेटोफोरस दलदली मिट्टी के पौधे होते हैं, ये संशोधित हवाई जड़ें पौधों के लिए तटीय आवास और जलयुक्त मिट्टी का ऑक्सीजन में सांस लेने में मदद करती हैं। ठीक है, और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। कथन ए, कारण आर दोनों सत्य हैं, कारण आर और ए का स्पष्टीकरण है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये दोनों बातें मित्रों बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46, कोशिकाओं को यातायात पुलिस सूची 1 और सूची 2 से मिलाना है। कोशिकाओं को यातायात पुलिस, ठीक है, कोशिकाओं की आत्मघाती थैली, फ्लाडे कण, वायरस, प्रोटीन। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये यातायात पुलिस है गोल्जी निकाय, ठीक है। और यदि हम बात करें कोशिकाओं की आत्मघाती, लाइसोसोम, ठीक है। पैलाडिक कण के बारे में बात करें तो राइबोसोम, वायसराय प्रोटीन, कैप्सिड। तो यानी आपका बनता है क्या 3, ठीक है, फिर बी 4, सी 2 और ए 1, डी 1। तो ये प्रो ए 4 3 2 3 2 4, यानी ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही उत्तर हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा होम्योसिटोसिस का सबसे अच्छी व्याख्या करता है? एक कोशिका के भीतर जीवित पदार्थ जो विभिन्न कार्बनिक अणुओं से बना है, वहाँ सभी महत्वपूर्ण गतिविधियाँ होती हैं। जीवन को बनाए रखने के लिए जीव के भीतर होने वाली रासायनिक प्रक्रियाएं, बाहरी परिवर्तन के बावजूद स्थिर आंतरिक स्थिति बनाए रखने की स्थिति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही होगा। कौन सा? सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्या है 48? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मस्तिष्क लाखों कोशिकाओं से बना है, ठीक है, और जो सूचना दूत के रूप में कार्य करते हैं, सही है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस की एक प्रणाली है जो सीधे मस्तिष्क की गतिविधियों को कार्यात्मक इरादे पर निर्भर करती है, ये भी सही है। यानी दोनों बातें सही हैं, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। क्या है? कोशिकांग के भीतर रूप से गुणसूत्र आनुवांशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करता है। इस संदर्भ मानव शरीर में एक्स और वाई क्रोमोसोम के बीच निम्नलिखित अंतरों पर विचार करें। वाई गुणसूत्र हमेशा शुक्राणुओं द्वारा और एक्स गुणसूत्र अंडों द्वारा योगदान किया जाता है। वाई गुणसूत्र एक्स गुणसूत्र से छोटा होता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये जो बातें की गई हैं ये दोनों बातें फिर यहाँ पर सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ भी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या है? वृद्धि और विकास के लिए पोषण प्राप्त करने के लिए मवेशी मक्के की पत्तियां खाते हैं, सही है। मवेशियों को रुमेन में कई सहजीवी बैक्टीरिया होते हैं, ये भी बात क्या है? सही हो जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। एक अनुमान के अनुसार दुनिया भर में 30 लाख से अधिक लोग कुष्ठ रोग के कारण स्थायी रूप से विकलांग हो गए हैं। भारत में कुष्ठ रोग के सबसे ज़्यादा मामले हैं। इस संदर्भ में कुष्ठ रोग या हैंसेन रोग
किसके कारण होता है? हेपेटाइटिस सी, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, हंता वायरस, माचुपो लेप्री। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो किसके कारण होता है? तो ये होता है माइक्रोबैक्टीरियस लेप्री के कारण, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। मानव शरीर में मनुष्य के भोजन में घटकों के निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा पूरी तरह बिना पचे ही पेट में पहुंच जाता है? स्टार्च और वसा, वसा और ग्लूसेलुलोज, स्टार्च और प्रोटीन, प्रोटीन और सेलुलोज। बिना पचे प्रोटीन पेट में पहुंचना जो काम करता है वो है वसा और सेलुलोज, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, और इसी कारण वो क्या होता है, मनुष्य के विभिन्न पैरों के नीचे पेट पर चढ़ जाता है और फैटी चीज़ें दिखने लगती हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। कभी कभी भोजन निगलने के दौरान उसकी हलचल में गड़बड़ी के कारण खांसी शुरू हो जाती है। ठीक है, किसकी हलचल में? डायफ्राम, जबड़े, एपिग्लाइटिस या डायफ्राम और जबड़े दोनों। तो यहाँ पर यदि बात करें तो ये है एपिग्लाइटिस के कारण ऐसा हो जाता है, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। होता क्या है बेसिकली मित्रों, एपिग्लाइटिस उपस्थिति में एक फ्लैप है जो गले और जीभ के नीचे एक स्वर यंत्र के सामने स्थित होता है। एपिग्लाइटिस आमतौर पर आराम की स्थिति में सीधा होता है, जिससे हवा स्वर यंत्र और फेफड़ों तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, जब कोई व्यक्ति खाना निगलता है और एपिग्लाइटिस स्वरतंत्र में प्रवेश द्वार को ढकने के लिए पीछे की ओर मुड़ जाता है, तो ताकि भोजन तरल पदार्थ श्वसन नली और फेफड़ों में प्रवेश न करे, और निगलने के बाद एपिग्लाइटिस अपनी मूल स्थिति में लौट आता है। इसलिए एपिग्लाइटिस की गड़बड़ी के कारण खांसी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 54। ग्रसनी गला एक पेशीय नली है जो खोपड़ी के निचले हिस्से में नीचे उपस्थित अन्न प्रणाली और स्वर यंत्र के ठीक ऊपर ग्रसनी के लिए एक सामान्य मार्ग के रूप में कार्य करती है। पित्तरस, वायु और भोजन, केवल भोजन। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन करता है? ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये है आपका वायु और भोजन, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। डीपीटी वैक्सीन मनुष्यों में 3 संक्रमणों के खिलाफ दिए जाने वाले टीकों का एक वर्ग को संदर्भित करता है। इस संदर्भ में उस बीमारी की पहचान करें जो डीपीटी टीके के दायरे में नहीं आती। पर्टुसिस, डिप्थीरिया, टाइफाइड और टेटनस। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये कौन सा है? तो ये है आपका टाइफाइड, ऑप्शन डी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। क्या है? कौन सा सेलुलर तंत्र मुख्य रूप से इंसुलिन प्रतिरोध में विकास में शामिल है जो टाइप 2 मधुमेह को प्रमुख की विशेषता है? अग्नाशय अल्फा कोशिकाओं के ग्लूकागॉन रिसेप्टर का डाइनेरेगुलेशन करता है। ऑटो इम्यून प्रक्रियाओं द्वारा अग्नाशय बीटा कोशिकाओं का विनाश करता है। एडिपोसाइट्स और मांसपेशी कोशिका की सतह ग्लूटोफोर स्थानांतरण में कमी करता है। यकृत कोशिका इंसुलिन जैसे विकास कारक फर्स्ट की निकासी में वृद्धि करते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सी बात यहाँ पर सही है मित्रों? यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। भारतीय मोटे अनाज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें ग्लूटेन प्रचुर मात्रा में होता है। मोटे अनाज आयरन से भरपूर होते हैं, लेकिन इसमें कैल्शियम की कमी मधुमेह के रोकथाम में मदद करते हैं। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो जो तीसरी बात की गई है वही सही है। ठीक है, यानी तीसरी बात सही है, ग्लूटेन प्रचुर मात्रा में होता है, ये बात सही नहीं है। अनाज में आयरन भरपूर होता है लेकिन कैल्शियम की कमी नहीं होती, वो भी भरपूर होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, यानी इसका आंसर होगा बी। क्या होगा? बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर।
क्या है 58, इसे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक ब्रायोफाइटिस का पादप साम्राज्य के उभयचर बनाता है? वे पूरी तरह स्थलीय जीवन के लिए अनुकूलित हैं। मिट्टी रहने के बावजूद उन्हें निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। वो जलीय आवास के लिए पूरी तरह अनुकूलित हैं। वे ज़्यादातर मामलों में समुद्री हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें विज्ञान संस्थान ISSC के स्टार्टअप अजूका लैब्स 58 का अगर आंसर देखते हैं तो इसका आंसर क्या होगा? मिट्टी के रहने के बावजूद निषेचन पानी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्या कह रहा है 59, उसे देखते हैं। भारतीय वैज्ञानिक संस्थान एक स्टार्टअप अजूका लैब्स MWRAPR लॉन्च किया है। निम्नलिखित में से कौन MWRAPR शब्द की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? तो यहाँ पर यदि व्याख्या की बात करें तो ये कर रहा है भारत की पहली स्वदेशी जैव नमूना संग्रहालय। ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। उपकला ऊतक की विशेषता उसकी ध्रुवीयता है। यह ध्रुवता मानव शरीर में उपकला ऊतकों के कार्य में कैसे योगदान करती है? तो यह उपकला ऊतकों की निष्क्रिय बाधा के रूप में कार्य करने की अनुमति देता है। यह स्राव की अवशोषण जैसे विभेदित कार्यों में सक्षम बनाता है। यह यांत्रिक सहायता और लचीलापन प्रदान करता है। यह पूरे ऊतक में विद्युत संकेतों को तेजी से संचरण की सुविधाएं प्रदान करता है। और ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम आंसर देखेंगे तो आंसर का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। क्या है 61? रक्त के कार्यों के संबंध निम्नलिखित में विचार करें। ऊतकों और फेफड़ों तक ऑक्सीजन का पहुंचाना, कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों से ऊतक तक पहुंचाना, उत्सर्जी पदार्थों को ऊतकों के गुर्दे तक पहुंचाना, हार्मोन और ऊष्मा का वितरण। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ से यदि हम बात करें उपरोक्त में से कथन जो सही हैं वो हैं तीसरा और चौथा। ये कथन दोनों गलत हैं। ऊतक फेफड़ों में ऑक्सीजन पहुंचाना तो रक्त के ऊतकों से, तो ये ऊतकों से नहीं है। ठीक है, यदि हम बात करें वयस्क मनुष्य के शरीर, ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम देखें तो बात तीसरी और चौथी ही सही है, बाकी गलत हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। क्या है 62? निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? ऊन, रेशम, सेल्यूलोज उपरोक्त में से सभी प्राकृतिक पॉलीमर हैं। ये बात बिल्कुल सही है, सभी प्राकृतिक पॉलीमर हैं। ऑप्शन डी ही हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। ट्रांस वसा वनस्पति तेलों से उत्पन्न असंतृप्त वसा है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ट्रांस वसा या ट्रांस फैटी एसिड असंतृप्त फैटी एसिड है जो प्राकृतिक और औद्योगिक स्रोतों से आते हैं। वे संचारी रोगों का एक स्रोत हैं जो दिल के दौरे के बढ़ते जोखिम से जुड़े हैं। WHO ने ईट राइट इंडिया मूवमेंट जारी किया और पोषण के लेबल TFA समुद्री घोषित सामग्री घोषित करना अनिवार्य किया। तो यहाँ पर कौन सी बात सही है? तो यहाँ पर जो बात है केवल पहली सही है। WHO ने ईट राइट इंडिया मूवमेंट शुरू नहीं किया था। ठीक है, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण से ईट राइट इंडिया मूवमेंट शुरू किया गया था। ठीक है, संचारी रोग के स्रोत के लिए दिल के दौरे बढ़ते जोखिम, ये भी बात गलत है। तो कौन सी बात सही है? तो यहाँ पे केवल एक बात सही है और वो एक बात ऑप्शन ए में मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्या कह रहा है 64? द लेसेंट प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार रोगाणु रोधी प्रतिरोध का एक बड़ा स्वास्थ्य खतरा है और इस संदर्भ में रोगाणु रोधी प्रतिरोध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रोगाणु रोधी प्रतिरोध MR किसी व्यक्ति के इलाज के लिए इस्तेमाल की गई दवा का प्रतिरोध करने की क्षमता है। दूसरा क्या है इसमें? किसी भी देश की किसी भी उम्र कोई भी व्यक्ति एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन के बावजूद एंटीबायोटिक प्रतिरोधी संक्रमण को प्राप्त कर सकता है। तीसरा, रेड लाइन अभियान शुरू किया गया जिसका उद्देश्य दवा प्रतिरोध पैदा करने वाले अनावश्यक नुस्खे और एंटीबायोटिक दवाओं की ओवर द काउंटर बिक्री को हतोत्साहित करना है। तो ऑप्शन कौन सा सही है?
तो मित्रों ये जो दो बातें की गई ये सही है, पहली बात गलत है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। क्या है? संज्ञानात्मक व्यवहार सिद्धांत के अनुसार बुलिमिया नर्वोसा एक रोगियों का कौन सा संज्ञानात्मक विकृति में सबसे अधिक देखी जाती है? अति सामान्यीकरण, विनाशीकरण और सब कुछ या कुछ भी नहीं सोचना या व्यक्तिकरण। तो ये जो है वो है सब कुछ या कुछ भी नहीं सोचना के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि ऑल और नथिंग थिंकिंग एक प्रकार का संज्ञानात्मक विकृति जहाँ व्यक्ति स्थितियों और स्पेक्ट्रम के बजाय केवल दो श्रेणियों को देखते हैं, बुलिमिया नर्वोसा वाले रोग से प्रचलित हैं। यह सोच पैटर्न अत्यधिक खाने के चक्र को जन्म दे सकता है, जिससे बाद में शुद्धिकरण किया जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। रोग एक्स से संबंध में निम्नलिखित में विचार करें। WHO ने 2018 के एक अज्ञात रोगजनक के प्रतिनिधित्व करने के लिए एक्स की शुरुआत की, जो एक गंभीर अंतर्राष्ट्रीय बन सकता है। कोविड-19 पहली डिसीज़ एक्स थी और फिर से हो सकता है। तो इसमें अगर हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही है? ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। हीमोग्लोबिन एक आयरन युक्त प्रोटीन रक्त प्रवाह ऑक्सीजन के परिवहन के लिए आवश्यक है। इस संदर्भ में रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? प्लूरिसी, वातस्फीति, एनीमिया या निमोनिया। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो इससे कौन सी बीमारी होती है? इससे होती है ऑप्शन सी एनीमिया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा अंग लिम्फोसाइट्स बनाता है और रक्त को फिल्टर करता है, रक्त कोशिकाओं को संग्रहित करता है और पुरानी रक्त कोशिकाओं को नष्ट कर देता है? अस्थि मज्जा, तिल्ली, अग्नाशय और यकृत। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट GIP 10,000 भारतीय जीनोम को अनुक्रमित करने और डेटाबेस बनाने के लिए एक राष्ट्रीय जीनोम परियोजना है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में प्रेरित है। इसका उपयोग दवाओं के उपचार अनुकूलित करने के लिए किया जा सकता है। यह आयुष मंत्रालय की पहल है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर केवल ऑप्शन डी सही गलत है, बाकी ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। डी जो है ये आयुष मंत्रालय की पहल नहीं है, ये है जैव प्रौद्योगिकी विभाग की पहल। किसकी है? जैव प्रौद्योगिकी विभाग। ये गलत है और यही गलत बताना था, तो यही हमारा आंसर होगा। तो आंसर क्या हो गया? इसका आंसर डी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। क्या कह रहा है? बायोप्लास्टिक के संबंध में कथनों विचार करें। बायोप्लास्टिक का तात्पर्य पेट्रोलियम के बजाय पौधों से बने प्लास्टिक से है। बायोप्लास्टिक अपने निर्माण के दौरान अधिक ऊर्जा खपत करते हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? कथन 1, कथन 2, 1 और 2, न 1 न 2। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो केवल कथन 1 सही है, ऑप्शन ए हमारा सही है। क्या है? ए हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। सभी जीवित जीव रसायनों से बने होते हैं। ये रसायन लगातार बनते हैं और कुछ जैव अणुओं में परिवर्तित होते रहते हैं। हमारे शरीर में कौन होने वाली सभी रासायनिक प्रक्रियाओं को योग चयापचय है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये तीनों कथन क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। डायटम निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डायटम महासागरों का मुख्य उत्पादक है। कुछ प्रोटोजुआ विषमपोषी, शिकारी और परजीवी के रूप में होते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों। तो यहाँ पर दोनों कथन मित्रों बिल्कुल सही हैं। तो आपको क्या देना है? इन दोनों के बारे में बताना है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी हमारा ऑप्शन सही होगा। आंसर सी है।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। खनिजीकरण के दौरान कुछ रोगाणुओं द्वारा ह्यूमस का क्षरण होता है। पानी में घुलनशील अकार्बनिक पोषक तत्व मिट्टी से चले जाते हैं और लीचिंग की प्रक्रिया में अवक्षेपित होते हैं। ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। तो कौन सा सही है? सी हमारा ऑप्शन यहाँ भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। सहभोजता दो जीवों के बीच एक प्रकार की सहजीवी संबंध है। जो सहभोजता निम्नलिखित में से कौन सा सही है? दोनों जीवों को लाभ होता है, दोनों जीवों को नुकसान होता है, एक जीव को फायदा होता है, दूसरे जीव को नुकसान, एक जीव को लाभ और दूसरे जीव को प्रभावित होता है। तो ये है एक जीव को फायदा, दूसरे जीव को नुकसान। ऑप्शन डी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बर्फ के कारण पेड़ यांत्रिक रूप से झुक जाते हैं। अत्यधिक तापमान श्वसन और प्रकाश संश्लेषण के बीच संतुलन बिगाड़ देता है। पाले में कोशिकाओं की क्षति और कैंकर बनने के कारण युवा पौधों की मृत्यु हो सकती है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन सही है 1, 2, 3 यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। क्या है 76? सूची 1 और सूची 2। प्रदूषणकारी तत्व और स्रोत: सीसा, कैडमियम, पारा, यूरेनियम। सेमीकंडक्टर, चिप्स, धूम्रपान, तंबाकू, पेंट, औद्योगिक प्रक्रियाएं, विमानन ईंधन, पारा, यूरेनियम। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है अगर हम इसे मिलाएं तो सीसा बेसिकली पेंट और औद्योगिक क्रियाओं द्वारा, सेमीकंडक्टर, पारे की अगर हम बात करें तो कोयला दहन और यूरेनियम खनन। यानी 2, 1, 3, 4 2, 1, 3, 4 ऑप्शन बी में है, यानी आंसर बी हो गया हमारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। तेल रिसाव संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तेल फैलने से पानी में घुलित ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है। तेल रिसाव को सूक्ष्म जीवों में सहायता से साफ किया जा सकता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से ये दोनों कथन सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। कोरल ब्लीचिंग तब होती है जब कोरल पॉलिप्स बनते हैं, अपने ऊतकों के अंदर रहने वाले शैवाल को बाहर निकाल देते हैं। ऐसे मामलों में मूंगे नामक जीवित रंग खो देते हैं और सफ़ेद हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? गर्म पानी, तापमान, महासागरीय अम्लीकरण, अपसादन या यूपेरियोटिक्स रोगजनक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये जो बातें की गई हैं ये सारी इसी के अंतर्गत आती हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। जिम्नोस्पर्म ऐसे पौधे हैं जिनमें बिंजॉइड अंडाशय की दीवार से घिरे होते हैं। ठीक है, और इनमें खुले रहते हैं। जिम्नोस्पर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जिम्नोस्पर्म नर और मादा गैमेटोफाइट स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। जिम्नोस्पर्म परागकण और बिंजार्ड विशेष रूप से संरचनाओं में विकसित होते हैं, इन्हें फूल कहा जाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करेंगे तो ये जो बातें हैं, तो ये जो दूसरा है कथन गलत है, पहला सही है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। जिम्नोस्पर्म के बारे में यदि नर मादा गैमेटोफाइट्स स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो ए है वो हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिस्ट एक प्रकार है? इसमें दोहरी झिल्ली होती है और इस प्रकार संश्लेषण के साइट के रूप में कार्य करता है। स्टोमेटा, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम और क्लोरोफिल। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिस्ट का एक प्रकार है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। यदि RH-D कारक को ध्यान में रखा जाए तो मनुष्य में रक्त समूह की कुल संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पे मनुष्य में रक्त समूह की संख्या के बारे में यदि हम बात करें तो ये रक्त समूह की संख्या होगी 8। कितनी होगी? 8, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ठीक है। मनुष्य में वैसे तो रक्त समूह अगर हम बात करते हैं तो A, B और O होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा AB होता है, ये 4 होते हैं। ठीक है,
और माता पिता की विरासत में अगर हम यही 4 इफेक्ट देख लें तो इसमें 6 हो जाएंगे, 8। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। विपिपेरस प्रजनन विधि को संदर्भित करता है जहाँ संतान माँ के शरीर के अंदर विकसित होती है और जीवित पैदा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा विपिपेरस नहीं है? शार्क, प्लेस्टिस, बिच्छू और फ्लाइंग फॉक्स। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन नहीं है? प्लेटिपस नहीं है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कॉकरोच हृदय में 13 कक्षीय है। चींटी दीमक सामाजिक प्राणी है। ठीक है। उभयचर गर्म रक्त वाली प्रजातियां हैं, बिल्कुल गलत। गर्म रक्त वाली नहीं है, ठंडे रक्त वाली हैं ये दोनों कथन बिल्कुल सही है। बताना क्या है? गलत, यानी सी हमारा गलत है, आंसर सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। घरेलू मक्खी, तितली, तेतसे मक्खी, कीड़े, सेंटीपॉड, मिलीपैड, स्पाइडर कीड़े हैं। उड़ने वाली मछली, कटल फिश, सिल्वर फिश मछलियां हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केबल 1, केबल 2, केबल 3 और 1, 2, 3। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो कथन सही है वो ए सही है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। पूरक प्रणाली प्रतीक्षा रक्षा का एक महत्वपूर्ण घटक है। पूरक प्रणाली प्राथमिक कार्य क्या है? टी कोशिकाओं को एंटीजन प्रस्तुत करने के लिए, एंटीबॉडी उत्पाद करने के लिए, रोगाणुओं में क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को साफ करने के लिए, एंटीबॉडी फैगोसाइटिक कोशिकाओं की क्षमता को बढ़ाता है, मेजबान ऊतकों में होने वाले नुकसान को रोकने के लिए, प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को दबाने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। छिपकलियाँ ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर बाकी सभी महाद्वीपों पर पाई जाती हैं। कोबरा एकमात्र सांप है जो घोंसला बनाता है। कुछ कछुए मांसाहारी हैं, अन्य शाकाहारी होते हैं, जबकि कुछ सर्वाहारी हैं। तो इन कथनों पर विचार करें, कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, जो अंटार्कटिक के अलावा छिपकलियाँ हर दूसरे महाद्वीप पर पाई जाती हैं, अंटार्कटिक न कि ऑस्ट्रेलिया। तो ये कथन तो गलत हो ही गया है। ठीक है। और प्राकृतिक आवाद विविध प्रकार के होते हैं, इसलिए लगभग 6 हर महाद्वीप में पाए जाते हैं, इसलिए कथन एक तो गलत हो गया। ठीक है। मादा किंग कोबरा जो होता है वो क्या करता है? वो 75 से 100 दिनों तक पूरी उस्मान अवधि के लिए अपने घोंसले में रहती है। यानी यहाँ पर यदि हम बात करें तो दूसरा कथन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। और कुछ कौशाहारी, तो ये कथन दोनों सही हैं, पहला वाला गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आँख में कॉर्निया शरीर का ऐसा हिस्सा है जहां रक्त की आपूर्ति नहीं होती है। होमो सेपियंस एकमात्र ऐसी प्रजाति है जिसे टिड्डी होती है। सभी केंचुओं के नर और मादा दोनों अंग होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। क्या कह रहा है 88? लीवर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लीवर शरीर का अंग है जो केवल अकोषीय जंतुओं में पाया जाता है। इसका कार्य विभिन्न मेटाबोलाइट्स डिऑक्सीफाई करना और पाचन के लिए आवश्यक जैव रसायन बनाना है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस पित्ताशय जमा होता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ऑप्शन 2 और 3 सही हैं और पहला वाला गलत है, यानी ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। क्या कह रहा है 89? निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र का सबसे अच्छा वर्णन करता है और उसके द्वारा थाइमस केंद्रीय सहिष्णुता स्थापित की जाती है? टी कोशिकाओं का सकारात्मक चयन जो स्वयं एमएचसी अणुओं को पहचानते हैं। टी कोशिकाओं को नकारात्मक चयन जो स्वयं एंटीजन से मजबूती से बनते हैं। टी कोशिकाओं के क्लोनल विस्तार जो एमएचसी को पहचानने में विफल रहता है। थाइमिक उपकला कोशिकाओं के द्वारा प्रस्तुत विदेशी एंटीजन टी कोशिकाओं को सक्रियण होते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर। क्या है क्वेश्चन 90? निम्नलिखित में से कौन सा आणविक तंत्र इंसुलिन उत्तेजना
पर मांसपेशियों कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज ग्रहण में वृद्धि में सबसे अच्छी तरह समझता है। पहला, प्लाज्मा झिल्ली में ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स सक्रियण ग्लूकोजन एंड सिंथेसिस किनोज निषेध है। इंसुलिन जैसे निकाय के कारण आईजीएफ का बढ़ा हुआ क्षरण है। ग्लाइकोजन जीन अभिव्यक्ति में वृद्धि करता है। तो यहाँ पर यदि हम देखें वृद्धि के लिए सबसे अच्छा प्लाज्मा झिल्ली में ग्लूकोज का ट्रांसफ़र, ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ वे ग्रंथियाँ होती हैं जिनमें अपने स्राव को शरीर की सतह पर या शरीर में डालने के लिए एक नलिका होती है। एक्सोक्राइन निम्न ग्रंथियाँ वे ग्रंथियाँ होती हैं जिनमें अपने स्राव का सीधे रक्त में डालने के लिए नलिका नहीं होती हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो उपरोक्त में से यदि हम बात करें कौन से कथन सही हैं, तो ये दोनों कथन मित्रों गलत हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर। मलेरिया सबसे गंभीर रूप से जिम्मेदारी परजीवी प्लाज्मोडियम फॉल्सिपेरम है कि मेजबान प्रतिरक्षा प्रणाली से कैसे बच सकता है? मेजबान हीमोग्लोबिन संरचना परिवर्तित करके, किसी सतह के एंटीजन के बारे में बदलने से, केवल लाल रक्त कोशिकाओं के संक्रमण और नष्ट करके। तो यहाँ पर यदि हम सही उत्तर ढूंढेंगे तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? तो हमारा सही उत्तर होगा किसी की सतह पर एंटीजन को बार बार बदलने से, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। आनुवांशिक रूप से संशोधित फासले में जीएम फसलें कृषि में उपयोग किए जाने वाले पौधे हैं जिनके डीएनए को आनुवांशिक इंजीनियरिंग विधियों का उपयोग करके संशोधित किया गया है। इस संदर्भ में इस देश में पहचान करें जो ऐसी बायोटेक फसलों का शीर्ष उत्पादक हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93, तो ये कहाँ पर है शीर्ष उत्पादक? तो ये है आपका यूएसए, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर। क्या है 94? एशिया के कुछ हिस्सों में चावल के आनुवांशिक रूप से संशोधित संस्करण विकसित किया गया है, जिसे गोल्डन संशोधित संस्करण में विकसित किया गया है, जिसे गोल्डन राइस के नाम से जाना जाता है। राइस में ट्रांसजेनिक चावल किस्म कौन सी है? तो विटामिन ए है, यानी ऑप्शन ए इसका भी होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। बार्नर से बार स्टार और बार निम्नलिखित में से किसको संदर्भ देते हैं? संकर बीज उत्पादन के लिए जीन, नक्षत्र, प्रोबोटिक्स और आणविक कैंची के प्रकार। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा? तो मित्रों यहाँ पर आंसर सही होगा ऑप्शन जो है आपका ए यहाँ भी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। कार्डी गोल्डन नैनो पार्टिकल्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वे कार्डिसेप्स प्लेस्टरेस गोल्ड सॉल्ट अर्क के संश्लेषण से प्राप्त होते हैं। कार्डिसेप्स मेलिस्टेरिसिस जबरदस्त औषधि गुणों से कारण सुपर मशरूम कहा जाता है। तो यहाँ पर यदि हम देखें ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। जेनेटिक इंजीनियरिंग के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। आनुवांशिक हेरफेर में पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी, लक्ष्य जीन को साइलेसिंग करना, आरएनए हस्तक्षेप, लक्ष्य जीन को साइलेसिंग, जीन उत्पादन का उद्देश्य क्राइसिस-पर्सर 67 केस प्रौद्योगिकी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कौन से ऑप्शन सही होंगे, तो मित्रों यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन डी। ये तीनों बातें जो हैं वो सही हैं, यानी डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। आनुवांशिक रूप से इंजीनियर बैक्टीरिया पर्यावरण से प्रदूषकों को साफ कर सकता है। ऐसी प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किससे संदर्भित किया जाता है? बायोमेडिसिन, बायोसिंथेसिस, जैव संचय, जैव परख। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये है बायोमेडिएशन, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। क्या है क्वेश्चन नंबर 99? डीएनए बार कोडिंग एक तकनीक है जिसका उपयोग लघु और मानकीकृत डीएनए अनुक्रमों के संदर्भ के आधार पर प्रजातियों को पहचान और वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर डीएनए बारकोडिंग का उपयोग करके पहचान करें। नई प्रजाति की पहचान एवं मूल्यांकन, विदेशी आक्रामक प्रजातियों का पता लगाना, विशिष्ट जीन को लक्षित करके रोगों के इलाज करना, विशिष्ट लक्षणों वाले पौधे बनाना।
तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो सही जो उत्तर होगा वो कौन सा उत्तर होगा, तो वो उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी यहाँ पर 1 और 2 बातें बिल्कुल सही हैं, 3 और बातें ये 4 गलत हैं, यानी ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत ने कोलकाता में अपने 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन के साथ एक महत्वपूर्ण तकनीकी छलांग लगाई है और संयुक्त राज्य अमेरिका 3D प्रिंटिंग में वैश्विक नेता है। एशिया 3D प्रिंटिंग बाजार का लगभग 50% हिस्सा जापान के पास है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये बात कौन सी सही है, ऑप्शन 2 हमारी बात बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101। क्या है, फॉरेस्ट पाथवेज रिपोर्ट 2023 ने इस बात को प्रकाश डाला है कि 2022 में वैश्विक वनों की कटाई 6.6 मिलियन हेक्टेयर तक पहुंच गई, जिसमें प्राथमिक उष्णकटिबंधीय वन हानि 4.1 मिलियन हेक्टेयर थी। इस संदर्भ में फॉरेस्ट पाथवेज रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी, यूएनईपी, यूनेस्को, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ और आईयूसीएन। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये की गई थी डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, यानी ऑप्शन सी से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह डल झील में जल ग्रहण क्षेत्र में लगभग आधे हिस्से पर स्थिर है। हंगुल और पीले गले वाला मार्टन यहाँ आसानी से पाया जा सकता है। वनस्पति हिमालयी नम शीतोष्ण वन है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा उपरोक्त वर्णन में निम्नलिखित में से किस संरक्षित क्षेत्र का वर्णन किया गया है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, काची नाग राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, लिम्बर वन्यजीव अभयारण्य। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103। क्या है 103, डाई मिथाइल ईथर और MD15 जिन्हें हाल ही में समाचारों में देखा जा सकता है, वे हैं वैकल्पिक ईंधन, जैविक पेंट और प्रतिबंधित रसायन, पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक कीटनाशक। तो यदि हम इनके बारे में बताएं तो ये क्या हैं, तो मित्रों ये हैं बेसिकली आपके वैकल्पिक ईंधन, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104। वेटलैंड पारिस्थितिकी तंत्र है जो जल निष्पादन, बाढ़ नियंत्रण और विविध वन्यजीवों के लिए आवास जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हैं। आर्द्र भूमि और उससे संबंधित स्थानों से संबंध निम्नलिखित पर विचार करें। तो होकरा वेटलैंड, रेणुका वेटलैंड, रुद्रसागर वेटलैंड। ठीक है, ठीक। तो यदि हम इसे मिलाते हैं तो मित्रों होकरा वेटलैंड जो है वो कहाँ पर मिला हुआ है, ये अगर हम बात करते हैं होकरा वेटलैंड, ये मित्रों है आपका J&K में। कहाँ पर, J&K में। रेणुका वेटलैंड के बारे में बात करें तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ये सही है। रुद्रसागर वेटलैंड के बारे में बात करें तो ये है त्रिपुरा में, ये भी सही है। समस्तकोट्टू के बारे में बात करें तो ये है केरल में। कहाँ पर है, केरल में। बधवाना के बारे में बात करें तो ये गुजरात में, ये भी सही है। तो कितने सही हैं, 1 2 3, 3 सही हैं। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105। ऊर्जा मंत्रालय द्वारा स्थापित यूपी प्रेक या उन्नत तकनीक प्रसारण केंद्र है भविष्य की फसलों में अनुसंधान के लिए उत्कृष्टता केंद्र, भारतीय उद्योगों में ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों को अपनाने में तेजी लाने के लिए उत्कृष्टता केंद्र, जमीनी स्तर पर सरकारी एजेंसियों द्वारा ऊर्जा सतत उपयोग को बढ़ावा दे रही है। भविष्य प्रौद्योगिकियों के समाधान, प्रौद्योगिकी एजेंसियों के स्रोत सतत उपयोग को बढ़ावा दे रही है। भविष्य प्रौद्योगिकियों के समाधान प्रदर्शित करने में सरकारी स्टॉल। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो मित्रों यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन है ऑप्शन बी,
यानी बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106। क्या है 106, उसे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक खेती की अनिवार्य विशेषता में से नहीं है? खनिज के उपयोग की अनुमति नहीं है, कोई जुताई या मिट्टी की जुताई नहीं की जाती है, केवल खेत आधारित इनपुट का उपयोग किया जाता है, खनिज का उपयोग करके सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा का पूरक किया जा सकता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सी बातें सही हैं? तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107। कृषि वानिकी पर्यावरणीय, आर्थिक, सामाजिक लाभ पैदा करने के लिए फसल और पशुपालन प्रणालियों में पेड़ों और झाड़ियों को जानबूझकर एकीकरण है। इस संदर्भ में कृषि वानिकी को बढ़ावा देने में निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती हो सकती है? उत्तम बीज किस्म की अनुपलब्धता, कृषि फसल बीज की प्रभावित करने वाले पेड़, लंबी वृक्ष गर्भधारण अवधि। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन जो सही होगा वो ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, यानी तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108। क्या है 108? धान की सीधी बुआई विधि निम्नलिखित में से कौन सी सही है? चावल के बीज सीधे खेत में बोए जाते हैं, पानी के स्थान पर वास्तविक रासायनिक शाकनाशियों ने ले लिया है, DSR विधि मीथेन प्रदूषण की जांच में मदद करती है। तो ऑप्शन में अगर हम बात करें नीचे दी गई कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। 1 और 2, 2 और 3, 1 3 या 1 2 3। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ऑप्शन जो तीनों हैं वो बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट बाढ़ देखी गई है? असम, जम्मू कश्मीर, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो ग्लेशियर लेक आउटवर्ड जो बाढ़ देखी गई है मित्रों, वो कहाँ देखी गई है? वो बेसिकली सिक्किम में देखी गई है। कहाँ पर? सिक्किम में, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है और बताना है। क्या है? कोलेरू झील, ठीक है, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, बूलर झील, भीतरकनिका मैंग्रोव, ये कहाँ पर क्या है? ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिफाइन करनी है। तो ऑप्शन ज़रा देखते हैं, हम मिलाते हैं। कोलेरू झील के बारे में बात करें तो ये कृष्णा के बीच स्थित है और गोदावरी के। बूलर झील के बारे में बात करें तो ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भीतरी कनिका के बारे में बात करें तो यहाँ पर भीतरी कनिका जो है वो खारे पानी के मगरमच्छों के लिए जाना जाता है, ठीक है। केबोइली के बारे में बात करें तो तैरती हुई फैमुदी है, और नामदफा हुलाक विंगम्बन्स के लिए जाना जाता है। यानी कहने का मतलब है 4, कहने का मतलब है 1, कहने का मतलब है मैंग्रोव जो है वो 3 है, वो 5 है, ठीक है, 5। अगर हम बात करें तो 2, और ये जो है वो आपका है 3। तो 4 1 5 2 3, 4 1 5 2 3 के बारे में यदि हम बात करते हैं
ठीक है। तो जब इसे मिला रहे हैं तो हमारा जो आंसर बनना है वो बनना है 4 1 3 5 2, यानी ऑप्शन ए, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 ट्रिपल वन पे भाई। उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट हमारा ग्रह तुंजा हमारे बदलते वातावरण का एटलस अनुकूल अंतर रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा प्रकाशित है? यूएस संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, विश्व मौसम विज्ञान, प्रकृति, विश्व वन्यजीव, जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। तो ये जो प्रकाशित है ये है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत, यानी ऑप्शन ए यहाँ भी होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112। मियावाकी पद्धति वन रोपण सुविख्यात पद्धति है जिसकी हाल ही में काफ़ी चर्चा हुई। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन मियावाकी पद्धति के लिए सही नहीं है, माइंडेड नहीं है? यह पेड़ों को विदेशी प्रजातियों को बढ़ावा देता है। दूसरा, कुछ विदेशी विशेषज्ञ देसी जंगल के रूप में इसकी स्थिरता पर सवाल उठाते हैं। यह मूल रूप से जापान में विकसित हुआ है। यह कम से कम समय में देसी पौधों के उपवन बनाने में मदद करता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये ऑप्शन जो है वो होगा ऑप्शन ए में सही, यानी ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113। क्या है 113? ये राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के संबंध में बताइए। एनजीटी अधिनियम 2010 के तहत स्थापित किया अर्धन्यायिक निकाय है। इसका प्रमुख पर्यावरण संरक्षण के को शीघ्र निपटारा करना है। अधिकरण में प्रकृति में गैर बाध्यकारी होते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये जो कथन हैं ये कथन गलत है, बाध्यकारी होते हैं, ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में जलवायु परिवर्तन कार्रवाई के लिए दुनिया की सबसे बड़ी निजी निवेश के माध्यम बनाने वाली $30 बिलियन के एल्टीरा फंड को घोषणा की है? यूएसए, यूएई, चीन और भारत। तो ये एल्टीरा फंड जो है बेसिकली मित्रों ये है ऑप्शन बी, यूएई ने, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115। निम्नलिखित में हाल ही में आइसलैंड ने 24 घंटे में 2000 से अधिक भूकंप देखे। आइसलैंड यूरोप का सबसे बड़ा सबसे सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है। नीचे दिए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। कथन ए, कथन बी दोनों सत्य हैं, कारण है। आर और ए सही स्पष्टीकरण है। कथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो इस तरह अगर हम इसके आंसर देखेंगे तो जो आंसर जो इसका होगा वो होगा ऑप्शन बी, क्योंकि ये स्पष्टीकरण सही नहीं दे रहा है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन ए इसका आंसर है। कौन सा है आंसर? आंसर ए है। ठीक है, आंसर ए है मित्रों। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116। क्या है 116? हाँ, झील पारिस्थितिकी तंत्र का दूसरा पोषी स्तर, फाइटोप्लैंक्टन, मछलियाँ, बेंथोस और जल प्लांक्टन। तो ये जो स्तर है वो है आपका जल प्लांक्टन, यानी ऑप्शन डी हमारा इसका सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117। क्या कह रहा है 117? इसे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जानवर सर्वाहारा नहीं है? कौआ, कॉकरोच, रैकून और कोगर। तो ये जो हैं वो कौन सा नहीं है? वो कोगर नहीं है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। सर्वाहारी एक ऐसा जीव होता है जो नियमित रूप से पौधों, जानवरों और शैवालों और कवक सहित अन्य प्रकार की सामग्री का उपभोग करता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जो वायु प्रदूषण से निपटने के लिए बनाया गया है एक ढांचा है, किससे संबंधित है? यूएनईपी, दिल्ली एनसीआर क्षेत्र, बेसल कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन और बेसल कन्वेंशन। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन यहाँ पर मित्रों सही होगा। वो कौन सा है हमारा? वो है हमारा ऑप्शन बी, दिल्ली एनसीआर क्षेत्र। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119। क्या है 119? भारत, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे हिमालयी राज्यों में भूस्खलन अत्यधिक संभावना है। इस संदर्भ में इन क्षेत्र में बार बार होने वाले भूस्खलन संबंधित कारणों क्या हो सकते हैं?
शिवालिक क्षेत्र में निर्माण हेतु अनुपयुक्त है। विभिन्न भिन्न प्रकार की चट्टानों के भ्रंश रेखाएं, बादल फटने जैसी चरम मौसमी घटनाएं। इसी कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। केवल एक और दो और तीन, एक और तीन, एक दो तीन। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये तीनों बातें क्या हैं? बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120। क्या कह रहा है 120? प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB द्वारा जारी राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक के संदर्भ में 400 से ऊपर AQI इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है: खराब, मध्यम, गंभीर और बहुत खराब। तो 400 से ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो अगर दिया जाता है तो मित्रों वो क्या है? वो है आपका गंभीर, इन डेंजर्स, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अब गुणवत्ता के बारे में अगर हम आपको बता दें तो मित्रों गुणवत्ता का तो ये है कि स्वच्छ भारत अभियान उत्सर्जन में तहत लॉन्च किया गया था और इसके अंतर्गत यदि PM 2.5 ठीक है और PM 10 के बीच में है, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब उसमें इंडिकेट किए गए हैं। और अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स बताएं तो 51 से 100 तक संतोषजनक है, 101 से 200 तक मध्यम प्रदूषित है, 201 से 300 तक खराब है, 300 से 400 तक बहुत खराब है और 400 से ऊपर अगर है तो ये गंभीर पोजीशन में पहुंच जाता है कि चिंताजनक तो छोड़ो, बहुत गंभीर है। ठीक है, तो क्वालिटी इंडेक्स केवल 50 से 100 तक अच्छी मानी जाती है। ठीक है, 50 से 100 तक ही अच्छी है, इसके ऊपर तो प्रदूषण होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कोयला और कौवे के घोंसले के अंडे देना किसका उदाहरण है? कोयल का कौवे के घोंसले का अंडे देना, तो ये है मित्रों आपका किसका? परिजीवतावाद का, यानी ऑप्शन बी हमारा। पक्षियों का ब्रूड परजीविता का आकर्षक उदाहरण है, जिसमें परजीवी पक्षी अपने मेजबान के घोंसले के अंडे देते हैं और उन्हें सेने देते हैं। मेजबान को उन्हें सेने देते हैं। विकास के क्रम में परजीवी पक्षी अंडे का रंग मेजबान के अंडे के समान विकसित हो गए हैं। इससे मेजबान पक्षी द्वारा विदेशी अंडों को पता लगाने में उन्हें घोंसले के बाहर निकलने की संभावना कम हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122। किसी परितंत्र में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक पदार्थों का उत्पादन दर कहलाती है, तो ये उत्पादन दर कहलाती है सकल प्राथमिकता उत्पाद, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123। डिक पोंजर जटिल कार्बनिक पदार्थों को कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और पोषक तत्वों जैसे अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं। इस संदर्भ में यह प्रक्रिया जिसमें केंचुए जैसे डेट्रिटिवोर्स अपरत के छोटे कणों को तोड़ देते हैं, क्या कहलाती हैं? लिंचिंग, विखंडन, अपचय या हीमोफिकेशन। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये कहता है विखंडन। क्या कहलाता है? विखंडन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124। निम्नलिखित में से कौन जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का प्रमुख उत्पादक नहीं है? शाकाहारी लकड़ी वाले पौधे, फाइटोप्लैंक्टन, शैवाल और ऊंचे पौधे। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये नहीं हैं, वो हैं आपके शाकाहारी लकड़ी वाले पौधे, यानी 124। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125। क्या है 125? निम्नलिखित में से किस देश में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO ग्रीन वॉयस 2050 परियोजना के तहत पहले देश के रूप में चुना? चीन, इटली, भारत और म्यांमार। तो पहले देश के रूप में चुना गया जो देश है वो है आपका भारत। कौन? भारत, सी ऑप्शन। ठीक है, शिपिंग उद्योग द्वारा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में मानव जनित GHP उत्सर्जन का 3% है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जहाज़ों में GHP की कमी लाने की रणनीति बनाई है और ग्रीन वॉयस 2050 के तहत भारत को पहले देश के रूप में चुना है। ठीक है, और हरित सागर ग्रीन पोर्ट दिशा निर्देशन भी भारत सरकार ने 2023 में जारी कर दिए हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन बच्चे को जन्म के दौरान गर्भाशय की चिकनी मांसपेशियों के संकुचन और स्तन ग्रंथियों में से दूध निष्कासन का जिम्मेदार है? तो ये जो जिम्मेदार होता है ये होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, यानी ऑप्शन बी।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 7। निम्नलिखित पर विचार करें। जिंक, मैग्नीज, फास्फोरस, कैल्शियम उपरोक्त में से कौन सा पोषक तत्व है? केवल 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4 सभी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये है जो वो आपका है 1 और 2, यानी ऑप्शन ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 8। क्या कह रहा है 1 to 8, उसे समझते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित पौधे शर्करा परिवहन सुक्रोज के रूप में करते हैं, स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में नहीं। ओके, स्टार्च पानी में घुलनशील है। दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन ए ही हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्रिटिकल निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। यह मानव निर्मित अनाज है, यह गेहूं और चावल दोनों विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से ये दोनों कथन क्या हैं? सही नहीं है। केवल एक कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। विशेषताओं को प्रदर्शित नहीं करता है। गेहूं और उच्च प्रोटीन सामग्री, राई, अमीनो एसिड जैसे तत्व ही होते हैं। नेक्स्ट है, यह पौधा है उष्णकटिबंधीय अमेरिकी क्षेत्र का मूल निवासी और भारत और अन्य देशों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। यह प्रसिद्ध हैप्टो सुरक्षात्मक पौधा है जिसका उपयोग आमतौर पर पीलिया के इलाज में किया जाता है। वाक्यांश के लिए किस पौधे का उल्लेख किया गया है? ये पौधा जो है वो है एंडियोपाइगोसिस पैनिकुलाता, फिलिंथस अमरस, पापावोरस और कैनिबिस स्टेबा। तो ये है फेलिंतो अमरस, यानी ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131। बायो फोर्टिफिकेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह उच्च स्तर के विटामिन और खनिजों के साथ फसलों के प्रजनन की प्रक्रिया है। यह मनुष्यों में हानिकारक आनुवंशिक विकारों के कारण बनता है। 1 और 2, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना 1 ना 2। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर केवल एक ऑप्शन सही होगा, दूसरा गलत, ये आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 132। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सूचकांक फर्न, लाइकेन और बिस्कम? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये है आपका लाइकेन, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133। जलकुंभी एक आक्रामक प्रजाति है और इसे बंगाल का आतंक कहा जाता है क्योंकि यह पानी में घुली ऑक्सीजन को खत्म कर देता है। मछलियों और मनुष्यों के लिए जहरीला है। यह अन्य जलीय जीवों की मृत्यु का कारण बनता है। ए और बी दोनों। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही है? ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं, केवल बी बात गलत है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134। क्या कह रहा है? एक्वापोनिक्स कृषि का एक रूप है जो हाल में के दिनों में प्रमुखता से प्राप्त कर रहा है। एक्वापोनिक्स किसका संयोजन है? जलीय कृषि और बागवानी का, हाइड्रोपोनिक्स या बागवानी का, एक्वाकल्चर का या हाइड्रोपोनिक्स का? हाइड्रोपोनिक्स और अंगूर की खेती का। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पशुओं के प्रजनन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अंतः प्रजनन जानवरों के हानिकारक प्रभावी 134 का अगर हम आंसर देखते हैं तो 134 का आंसर है एक्वाकल्चर, हाइड्रोपोनिक्स, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। पशुओं के प्रजनन में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अंतः प्रजनन जानवरों के हानिकारक अंतःप्रावी जीन संपर्क में लाता है। आउटब्रीडिंग अनुकूल लक्षण पैदा करने में मदद करती है। एक ही नस्ल के जानवरों को 4 से 6 प्रजनन को अंतः प्रजनन कहा जाता है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 136। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर विचार करें? हार्मोन को रासायनिक संदेशवाहक कहा जाता है। वे लक्ष्य अंगों के विशिष्ट कार्य करने के लिए कार्बनिक उत्प्रेरक सह एंजाइक रूप से कार्य करते हैं। ए आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं। आर ई की व्याख्या करता है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो व्याख्या नहीं कर रहा, सही दोनों हैं। तो ऑप्शन कौन सा होगा? बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135। क्या है? बायो फार्मिंग फार्मास्यूटिकल्स पदार्थों के उत्पादन के लिए ट्रांसजेनिक पौधों के उत्पादन का उपयोग किया है। गोल्डन राइस बायो फार्मिंग का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन में जाएं तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही होंगी। दो आंसर हमारा सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 138। मनुष्य के हृदय चक्र के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह दिल और धड़कन की शुरुआत के शुरू
होता है और अगली धड़कन की शुरुआत तक रहता है। हृदय चक्र 60 सेकंड तक चलता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सी बात सही होगी, तो यहाँ पर केवल कथन एक सही है, दूसरा सही नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, क्योंकि हृदय की जो है वो चक्र केवल 0.8 सेकेंड चलता है। कितना? 0.8 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्लोनिंग किसी जीव के आनुवंशिक रूप से समान व्यक्तियों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया। डॉली पहला स्तनपायी क्लोन था। तो यहाँ पर ये दोनों बातें क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 140। निम्नलिखित में से किसे ड्रग्स की रानी के नाम से जाना जाता है? पेनिसिलिन, क्विनोन, पाइटोसिन और इनमें से कोई नहीं। तो ड्रग्स की रानी के बारे में जाना जाता है वो है पेनिसिलिन। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141। निम्नलिखित में से क्या है? कथनों पर विचार। डेंगू एक जीवाणु संक्रमण है। एक ही टीका डेंगू के सभी प्रकार के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रदान कर सकता है। कौन सा कथन इसमें सही है? तो ये दोनों कथन क्या हैं? बिल्कुल जो दोनों कथन हैं वो दोनों कथन गलत हैं। ठीक है, ये दोनों कथन क्या हैं? गलत हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। डी क्यों गलत हैं? एडीज इजिप्टर मच्छर डेंगू फैलाने का प्राथमिक वाहक है। डेंगू बुखार से जुड़े कुछ सामान्य लक्षण भी होते हैं। ठीक है, इसलिए जो ये बातें जो की गई हैं वो दोनों गलत हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 142। निम्नलिखित पर विचार करें। भारत में चावल की 50,000 से अधिक आनुवंशिक रूप से भिन्न प्रजातियां। सही है। भारत आम आनुवंशिक रूप से 1000 से अधिक किस्में हैं। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो एक और दोनों, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 143। जैव विविधता हानि में निम्नलिखित कौन से कारण हैं? सह विलुप्त होना, मोनोक्रॉपिंग, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सी बातें सही हैं? तो ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 144। परागण एक फूल के नर परागकोश से परागकणों को मादा कार्तिकाग्र और स्थानांतरित क्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा परागण एजेंट के रूप में कार्य करता है? हवा, पानी, चमगादड़, उपरोक्त सभी। तो परागण के बारे में यदि हम बात करें तो कौन सा एजेंट काम करता है? तो ये सभी परागण का ही काम करते हैं जो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 145। क्या कह रहा है 145? मानव पाचन तंत्र शरीर में सभी मांसपेशियां पाचन तंत्र में प्रवेश कर निकास को नियंत्रित करती हैं, गर्मी पैदा करती हैं, कोमल रक्षा करती हैं। तो ये अक्षीय मांसपेशियां, परिष्ठी मांसपेशियां, कंकाल मांसपेशियां, टेंडन। तो ये हैं टेंडन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 146। सॉरी, टेंडन नहीं है, ये थोड़ा मिस, ठीक है, तो ये टेंडन नहीं है। बेसिकली ये जो है वो है कंकाल मांसपेशियां, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 146। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में वसा हाइड्रोलिसिस उत्प्रेरक के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए एमाइलेज, माल्टेज, लाइपेज या सिंगलिंगोलिगेज। तो ये है लाइपेज। ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 147। मानव जीभ स्वाद कलिकाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? औसत और वयस्क 2000 से अधिक स्वाद कलिकाएँ होती हैं। वयस्कों की तुलना में अधिक स्वाद कलिकाएँ होती हैं। स्याद कलिकाएँ आकार में संख्या हर व्यक्ति में होती हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 148। प्रोटीन जो नाभिक का कार्य करता है, उदाहरण के लिए हिस्टोसिन, डीएनए, पॉलीमरेज आदि नाभिक चयनात्मक आयात किया जाता है। गुणसूत्र, न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोसोल और न्यूक्लियोलस। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये ऑप्शन है साइटोसोल। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 149। रंध्र छोटे छिद्र होते हैं जो पौधे के अंदर और बाहर गैसों को प्रवाह नियंत्रित करते हैं। स्टोमेटा पाए जाते हैं पत्तियों, हरे पत्तियों के नीचे और नीचे की ओर फूलों की पंखुड़ियाँ और तनों पर। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। तो यहाँ पर यदि हम सही उत्तर के बारे में बात करें तो ये सारे के सारे सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं ऑप्शन नंबर, हमारा अगला क्वेश्चन है 150। पौधे और तने के लिए निम्नलिखित में से कौन से सही नहीं हैं? तने हवा और की गति प्रतिक्रिया करते हैं। तने पोषक तत्वों की कमी और अधिकता की प्रतिक्रिया नहीं कर सकते। तना सूर्य और रोशनी प्राप्त करता है। तना पानी की कमी की प्रतिक्रिया करता है।
तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। ठीक है मित्रों, तो इस तरह आज हम लोगों ने प्रोफेक्शन आईएएस का साइंस यानी बायो और एनवायरनमेंट बेस्ड पेपर सॉल्व किया है। ठीक है, और इससे पहले साइंस, फिजिक्स और केमिस्ट्री बेस किया था, तो साइंस के दोनों सेगमेंट कंप्लीट कर लिए गए हैं। तो आप इन्हें हमारे यूट्यूब चैनल से देखिए, पढ़िए और लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। इसके अलावा इनको पीडीएफ पाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और उस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। अब बात आती है टेलीग्राम चैनल के लिंक कहाँ पर है, तो इसका लिंक आप कमेंट बॉक्स में बार बार पूछते हैं, मैं बता रहा हूँ, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसी में इसका लिंक भी दिया हुआ है। तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।